साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंसर्निंग सेक्शन 91 सीआरपीसी एंड सेक्शन 311 सीआरपीसी। ये सेक्शंस काफ़ी कॉमन है क्रिमिनल ट्रायल्स में, क्योंकि इनका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने में या किसी डॉक्यूमेंट पर एविडेंस लीड करने के लिए जो है वो किया जाता है। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मामलों में ये अर्जियाँ जो है स्वीकार होती है, कुछ मामलों में जो है ये अर्जियाँ खारिज होती हैं। तो बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, इनको कैसे यूज़ में लिया जाएगा और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। साथियों, इस मामले में एक स्पेसिफिक जजमेंट है जिसका नाम है विनोद कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट जो है पारित किया है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने, जिसका बेंच है रांची के अंदर। इस केस में रिवीजन नंबर है 980/2023 और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 9 फरवरी 2024 को। इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि जो पिटिशनर है उसने एक पिटिशन जो है दाखिल करी अगेंस्ट द इम्प्यूर ऑर्डर, जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने उसका सेक्शन 311 सीआरपीसी का आवेदन जो है वो खारिज कर दिया। उनका कहना यह था कि आवेदन जो है बिलेटेड है और एविडेंस क्लोजर होने के बाद जो है ये पेश किया गया, दैट्स वाई इट इज़ नॉट मेंटेनेबल। जबकि हाईकोर्ट का व्यू ये है कि किसी भी स्टेज पर अगर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो इन पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। बेसिकली हमारा मूड क्वेश्चन क्या है डिस्कस का कि सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 311 सीआरपीसी का महत्व क्या है और इनके माध्यम से हम कैसे न्याय प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या हैं और सेक्शन 91 और सेक्शन 311 सीआरपीसी को लगाते हुए किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को पढ़ते हैं ताकि चीज़ों को जो है समझने में हमें काफ़ी ईजी रहेगा। जो परिवादी है उसको मैं कहूँगा मिस्टर ए, ठीक है, और जो अक्यूज उसको मैं कहूँगा मिस्टर सी। तो मिस्टर ए ने कंप्लेंट जो है दाखिल करी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, जिसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, और ये फाइल हुआ था अगेंस्ट मिस्टर सी। और इसका कहना यह था कि कोई बिजनेस जो है सेटअप करना था और उसके अगेंस्ट जो है लोन लिया गया और उसके अगेंस्ट जो है वो चेक दिए गए। साथियों, कंप्लेंट में एविडेंस जो है परिवादी की पूरी हो गई, अक्यूज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए और अक्यूज के बयान सेक्शन 315 सीआरपीसी के तहत जो है रिकॉर्ड हो गए। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो अक्यूज का स्टैंड है वो क्या था कि उसकी सिस्टर की मैरिज जो है वो कैंसिल हो गई थी और कंसर्न कंप्लेनेंट ने उसके चेक का मिसयूज़ किया। उसने चेक को दोबारा मांगा पर चेक जो है लौटाया नहीं गया और इन द मीन वाइल जो है मैरिज सोलमनाइज्ड हो गई, तब भी चेक को जो है नहीं लौटाया गया इन डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड डिमांड। और इस फैक्ट को रिब्यूट करने के लिए अक्यूज ने अपनी एविडेंस जो है लीड करी और जिसके पश्चात कंप्लेनेंट ने जो है एक एप्लीकेशन मूव करी बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट टू सबमिट या टू समन द कॉपी ऑफ FIR, जिस पर ऑब्जेक्शंस जो है फाइल करे अक्यूज ने और ट्रायल कोर्ट ने हियरिंग्स के बाद में अर्जी को जो है खारिज कर दिया। जिसके पश्चात जो है परिवादी हाईकोर्ट में आया। उनका कहना है कि इम्प्यूर ऑर्डर जो है वो स्टेबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। उनका ये भी कहना है कि जो कंसर्न कोर्ट है उसने एरर कमिट किया है ये लिखते हुए कि एट द स्टेज ऑफ फाइनल आर्गूमेंट ये अर्जी जो है मेंटेनेबल नहीं है, जबकि अर्जी को किसी भी स्टेज पे जो है लगाया जा सकता है जब तक फैसला प्रोनाउंस जो है वो नहीं हुआ हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी अक्यूज को नहीं मिलती है तो जो डिफेंस है वो कोर्ट को मिसलीड करने में सक्षम रहेगा और एक प्रॉपर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाएगी, तो जो गलत स्टैंड रेस किया है उसको हम रिब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट ने पक्षकारों को सुना, तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया पैरा नंबर 9 के अंदर कि यहाँ पर एविडेंस जो है परिवादी की हो चुकी है, उसके बाद स्टेटमेंट अक्यूज के सेक्शन 313 सीआरपीसी में रिकॉर्ड हो चुके हैं और उसके बाद अक्यूज के बयान जो है हो चुके हैं। जो 311 सीआरपीसी की अर्जी है परिवादी के बिहाफ पे, उसने ये प्ली रेस की है कि चेक जो है इशूड किए थे अक्यूज ने इन रिगार्ड टू लाइबिलिटी टू सेटअप द बिजनेस ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद डिफेंस में उसने अपनी थ्योरी को डेबिट कर दिया और एक नया प्ली जो है वो लेकर आया कि सिस्टर की सोलमनाइज हुई थी मैरिज और इन द मीनवाइल जो है एक सिक्योरिटी चेक दिया गया कंसर्न परिवादी को और परिवादी ने उस चेक का जो है मिसयूज़ कर लिया। तो कोर्ट ने कहा कि इस फैक्ट को रिब्यूट करने के लिए जो FIR है और जो एग्रीमेंट है उस अर्जी के साथ जो है उन्हें पेश किया गया और इस फैक्ट को पुष्ट करने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट जो है आवश्यक थे। तो कोर्ट ने कहा कि 311 सीआरपीसी का स्कोप जो है वो लिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टेज पर कोर्ट अगर कोई मटेरियल फैक्ट दिखाई देता है तो वहाँ पर एविडेंस को जो है कॉल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 91 सीआरपीसी जोर देती है डॉक्यूमेंट को समन करने में इफ़ दे आर फाउंड टू बी रिलेवेंट, और 311 जो है
इंपावर करती है कोर्ट को टू समन एनी विटनेस ऑल्दो नॉट एग्जामिन्ड, या वो एग्जामिन्ड हुआ है टू री एग्जामिन अगर कोई मटेरियल फैक्ट जो है रिकॉर्ड पर लेके आना है। तो कुल मिला के बेसिकली पर्पस किया है सेक्शन 311 सीआरपीसी का टू इंश्योर द फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल जो है पार्ट एंड पार्सल है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर सेक्शन 311 में स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं भी है एविडेंस को रखने के, तो हमें इस सिनेरियो में सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 311 सीआरपीसी को साथ मिला के पढ़ना होगा। अगर डॉक्यूमेंट आवश्यक है उस पर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो फेयर ट्रायल का हनन यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने वर्षा गर्ग बनाम स्टेट ऑफ एमपी के जजमेंट पर जो है निर्भर किया, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि द बेसिक पर्पस ऑफ सेक्शन 91 सीआरपीसी इज़ टू इम्पार्ट जस्टिस, जस्टिस मस्ट बी फेयर, and apart from that if the documents are found to be material and relevant the court में सम्मन them, और वहाँ पर कोर्ट के पास जो है एम्पल पावर है सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत। तो कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्यूर ऑर्डर है उसको खारिज किया गया इस ग्राउंड पे कि एविडेंस जो है अब लीड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट जो है ओवर हो चुके हैं, ये लॉ पॉइंट पर एरर है। साथियों कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर जो है इम्प्यून्ड है, इट डिजर्व्स द इंटरफेरेंस। तो कोर्ट ने रिवीजन को अलाउ करते हुए इम्प्यून्ड ऑर्डर को जो है सेटिस्फाइड किया, अर्जी को जो है अलाउ कर दिया और डॉक्यूमेंट जो फाइल हुए थे उनको रिकॉर्ड बनाने के जो है ऑर्डर कर दिए। तो साथियों ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें, उनको जो है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 311 सीआरपीसी का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, टू इम्पार्ट द फेयर जस्टिस, और फेयर जस्टिस और फेयर ट्रायल जो है पार्ट एंड पार्सल है आर्टिकल 21 संविधान का। क्लियर हो गया आपको? तो दोनों धाराओं को अपने को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है बल्कि मिला के जो है पढ़ना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी स्टेज पर इन अर्जियों को जो है दाखिल कर सकते हैं, बट जजमेंट अगर प्रोनाउंस हो गया है, ये जजमेंट के लिए फाइल जो है लिस्ट हो गई है, तब इन अर्जियों को जो है मूव नहीं किया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, इस तरह की अर्जी को जो है पेश कर सकते हैं अगर कोई मटेरियल फैक्ट रिकॉर्ड पर लाना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 311 सीआरपीसी की अर्जी जब आप दाखिल करते हो तो आपको वो फैक्ट बताने हैं जो केस के डिस्पोजल के लिए रिलेवेंट है। अगर आप वो फैक्ट नहीं बता पाते हो तो किसी भी रूप में आपकी अर्जी जो है वो स्वीकार नहीं होगी, और रिलेवेंसी बताते हुए कई बार हम लोग डेबिट हो जाते हैं। आपको ये बताना कि ये जो फैक्ट है ये गलत कैसे है और हम सही फैक्ट क्या लेके आना चाहते हैं, और अगर कोई सब्सटेंस है या कोई सब्सटेंस का फोटोस्टेट है तो उसको आप अपनी एप्लीकेशन के समर्थन में जो है वो पेश कर सकते हो। नंबर 5, जहाँ तक हो सके एक एफिडेविट जो है जरूर लगाओ, क्योंकि एफिडेविट जो है कोर्ट में एक कॉन्फिडेंस जो है पैदा करता है। अगर अपोजिट पार्टी काउंटर एफिडेविट नहीं दे पा रही है या हमारे सब्सटेंस को या हमारे कॉन्टेंशंस को रिब्यूट नहीं कर पा रही है या उस पर कोई क्लॉक रेज नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर हमको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। पॉइंट नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है केस में कोई प्रॉपर डिफेंस जो है नहीं ले पाते या प्रॉपर बात को नहीं रख पाते हैं, बट बाद में हमको क्लियर होता है कि डिफेंस क्या होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 91 सीआरपीसी या 311 सीआरपीसी के माध्यम से अपने केस को कवर करने का कोशिश करें। साथियों कुछ हद तक तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी, पर मोटी मोटी बात आपको समझनी होगी कि जब भी आप डिफेंस साइड से हो आपको एक प्रॉपर स्टैंड लेके चलना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड को डेविएट करते हो तो वहाँ पर 91 सीआरपीसी या 311 सीआरपीसी परिवादी को हेल्प कर देगी, अगर उसके पास ऐसा कोई मटेरियल है कि वो आपके कंटेंशंस को जो है वो रिब्यूट कर सके या खंडित कर सके। इसलिए आपको बार बार मैं कहता हूँ कि आप सोचते हो बाद में जाके कि हम ये डिफेंस ले सकते हैं क्या, या हम इस तरह से काम कर सकते हैं क्या, ऐसी गलती मत करो। जब भी कार्रवाई इनिशिएट हो रही है तो इंसेप्शन पे ही अपना एक मजबूत डिफेंस तैयार कर लो और उसके अनुसरण में जो जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पर परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। सातवीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्षा गर्ग का जजमेंट जो है इस पॉइंट पर एक बेसिक जजमेंट है, एक फंडामेंटल जजमेंट है, जिसमें ये स्पेसिफिक है कि सेक्शन 91 सीआरपीसी और 311 सीआरपीसी का स्कोप काफ़ी लंबा है। अगर कोर्ट को कोई पोजीशन मटेरियल दिखती है तो कोर्ट वहाँ पर डॉक्यूमेंट को जो है वो सम्मन कर सकता है। आठवीं बात यह है कि कंट्रोवर्सी जो है दोनों तरफ की है, जजमेंट इस तरफ के भी हैं इस तरफ के भी हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे अपने केस में उन जजमेंट्स को अप्लाई करावें जो हमारे काम के हैं। तो उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी आप अर्जी को ड्राफ्ट कर रहे हैं सबसे पहले फैक्ट्स को लिखें। वाई देयर वाज अ नीड टू फाइल सच एप्लीकेशन। नंबर 3 पे लिखें स्कोप। नंबर 4 पे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है उन फैक्ट्स से जो रिकॉर्ड पे आने वाले हैं, और उसके बाद प्रेयर जो है स्पेसिफिक कर लें। अगर ये फॉर्मेट रहेगा तो काफ़ी ईजियर रहेगा आपको। नवी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेक्शन 311 और सेक्शन 91 सीआरपीसी का स्कोप किया है टू अश्योर द फेयर ट्रायल, बट इसके साथ साथ ये कोर्ट की हेल्प भी करते हैं कि अगर कोई ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पे आकर किसी व्यक्ति को न्याय मिल सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो कुल मिला के ये धाराएं कोर्ट के लिए भी सहायक हैं और आपको एक रास्ता दिखाने में भी जो है सहायक हैं। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डिफेंस सेट करें तो डिफेंस का रूट को डेविएट ना करें, ये घातक हो सकता है, क्योंकि जहाँ मैटर्स चेक के हैं या आईपीसी की भी हैं बट वह प्रिजम्पशन है
तो बार बार रूट कॉज को डिबेट करना, डिफेंस को डिबेट करना डिफेंस के लिए घातक साबित हो सकता है। तो कुल मिला के जानकारियाँ बहुत बेसिक है, बट जानकारी आपके लिए आवश्यक है। अगर जानकारी आपने समझ ली और उसके अनुसार में आपने वर्कआउट कर लिया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज़ कोई आपको बचाने वाला पैदा नहीं होगा। आप अपने वकील स्वयं हो, अपने केस को बार बार जो है पढ़ा करो, प्रॉपर जो है ब्रीफ किया करो, प्रॉपर जो है पॉइंट निकाला करो, उसके बाद जो है फाइट किया करो, ताकि हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आए। तो साथियों जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।